वेलकम बैक दोस्तों, डी बाई डी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दसवा का 1.2 प्रश्नावली का क्वेश्चंस। इसमें हम कुछ थ्योरी जान लेते हैं पहले, उसके बाद हम क्वेश्चंस को डायरेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें डिस्कस किया गया है गुणनखंडन। इस टॉपिक में है अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है। देखिए बात करते हैं अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है। अभाज्य गुणनखंडन वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी संख्या से भाग न लगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 3 5 7 टू है, 3 है। जैसे 3 को छोड़ दो, 1 और 3 को छोड़ दो, क्या 2 से डिवाइड होगा? जैसे ही 5 को हम देख लेते हैं, 1 को छोड़ दो और 5 को छोड़ दो, क्या किसी संख्या से डिवाइड होने वाला है? नहीं है। 7 को देख लो, 7 भी कुछ ऐसा ही है। 11 है, इसके आगे हम कर लेंगे। 13 है, 17 है, ये क्या है? ये सब एक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बात आती है गुणनखंडन क्या होता है। देखिए गुणनखंडन का मतलब ही होता है टुकड़ा करना। इतना टुकड़ा कर दो जितना उसकी पॉसिबल हो, जितना टुकड़ा करो जितनी पॉसिबल है। जैसे कि अब टुकड़ा करने का मतलब है यहाँ संख्या में टुकड़ा करना है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है 32। तो 32 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। पहले 2 से करेंगे, उसके बाद 2 से जब नहीं लगेगा तो हम 3 से करेंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 4 से करेंगे। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई संख्या से वो संख्या डिवाइड होगा, ये तय है। जैसे कि यहाँ पे 2 से लगा है 16 हुआ, 16 फिर 2 से लगेगा कितना हुआ? 8 हुआ। 8 हो गया, फिर 2 से लगा 4। अब इसी को क्या किया हम लोगों ने, इसको इतना करने के बाद हमने क्या किया, टू 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 करके लिख दिया। अब जितने भी इसके से डिवाइड होने वाले संख्या थे, जैसे दो टू टू है, कितना 5 बड़ा है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसी को एक स्टैंडर्ड तरीका में लिखने के लिए हम 2 के पावर 5 कर देंगे। क्यों 5 किए? क्योंकि 2 कितने बार है? 5 बार है। 1 2 3 4 5 है, इसको हम 5 बार कर दिए। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा चीज की गुणनखंडन किसे कहते हैं। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा थ्योरी है, थोड़ा इधर उधर बाउंस करता है, ये मैं मानता हूँ हम लोग के साथ। हम बात कर लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम क्या। देखिए एचसीएफ और एलसीएम कहता है क्वेश्चन की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए किसी गुणनखंडन प्रक्रिया द्वारा। यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया समझाने के लिए। 15 है और 21 है, हम इसको 15 का पहले गुणन, हालांकि यहाँ पे 15 21 है और संख्या भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 2 ही लिया है, मिनिमम 2 संख्या लिए। आज गुणनखंडन विधि द्वारा मिनिमम 2 संख्या होना चाहिए, तभी उसका हम निकाल सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ पे कितना है? 3, यहाँ 15 है। तो हम 15 में क्या चीज़ से लगेगा? 2 से तो लग नहीं सकता है, तो हमने 3 से डिवाइड किया। 3 से लगा, कितना मरतबा? 5 मरतबे का। फिर 5 को हम एक मरतबे का क्या किए, अब इसको जिसमें से लगा उसको हम इस तरह मल्टीपल के रूप में लिख दिए, गुणाखंड के रूप में लिख दिए। फिर हमने 21 को उठाया, 21 को इससे हम प्रोसेस में किया, 3 से लगाया, 7 मरतबे काटा और इसको हम इसलिए। अब बात आती है एचसीएफ कैसे निकालें। देखिए एचसीएफ क्या होता है, दोनों में देखिए कॉमन हो, मतलब दोनों में ओवरनिस्ट हो और सबसे छोटा हो, वही 15 और 21 का एचसीएफ होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया तो सबसे छोटा दोनों में ओवरनिस्ट हो। हालांकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो यही सबसे छोटा है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे इस एचसीएफ कितना हो गया? 3 हो जाएगा यहाँ। जबकि एलसीएम की बात, हालांकि यहाँ पे एक ही है, हो सकता था दो यहाँ पे हो, फिर यहाँ पे 2 हो, तो उसको भी हमको शामिल करना पड़ता है। हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉब्लम स्पष्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए एचसीएफ लिया गया, क्या एलसीएम निकाला गया है। एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर होता है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, जो उभयनिष्ठ है उसमें सबसे बड़ा पावर ले लिया। देखिए दोनों में 3 है तो हमने एक ही 3 लिया। अब देखिए जो नहीं है उभयनिष्ठ दोनों में, तो उसको सबको हम एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी चीज को हम बोल देते हैं एलसीएम। जैसे कि यहाँ पे 3 है, 3 उभयनिष्ठ है तो उसको एक ही रखेंगे। हालांकि अब लेकिन 5 उभयनिष्ठ नहीं है दोनों में, तो 5 को इसमें जितना उभयनिष्ठ नहीं है उसको हम सब एक साथ करके गुणा कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा उस दी हुई संख्या का एलसीएम वैल्यू हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं कुछ इसके लिए। देखिए यहाँ पे क्या है, एचसीएफ है। एचसीएफ इतना दिया हुआ है और एलसीएम का क्वेश्चन, इसी संख्या को हम फिर से एक फॉर्मूला के माध्यम से निकालने का प्रयास करते हैं। इसी क्वेश्चन में क्या करता है,
एलसीएम दे देगा और कहेगा इतना को एलसीएम निकालो भाई। मैंने यहाँ पे देखिए 105 निकाले है ना एलसीएम। अब यहाँ पे एचसीएम 3 है वहाँ पे क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को हम थ्योरी के फार्मूला के माध्यम से करते हैं। इतना हो गया। अब देखिए N1 इंटू इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएम एक फार्मूला होता है, जहाँ N1 क्या है पहली संख्या, N2 क्या है दूसरी संख्या, और एलसीएम कोई ना कोई एलसीएम एक दिया रहेगा और एक कहेगा निकालने के लिए। एक बात ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अगर 4 फैक्टर है यहाँ पे 1 2 3 4 है तो इसमें से 3 दिया रहेगा और एक हमको निकालना होता है। उसी तरह यहाँ पे क्या किया एचसीएम एलसीएम दे दिया, N1 इंटू दे दिया, यहाँ पे N1 कितना है 15 है, 21 इंटू कितना है 21 है, और 3 क्या है हमारा एचसीएम है। तो हम बता रहा है एलसीएम निकालिए। एक समीकरण ना पढ़े हुइएगा 8वां क्लास में, इसको हम समीकरण के माध्यम से हल कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, जब जो निकालना है उसको एक साइड रखते हैं बराबर के चिन्ह के, और जो नहीं निकालना होता है उसको बराबर के एक साइड कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्रम बदल गया है, जैसे कि क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे थ्योरी पर। यहाँ पे एचसीएम इतना है उनमें एलसीएम, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे N1 इंटू एन टी कर दिया और एचसीएम एलसीएम करना है, यहाँ पे N1 कर दिया, इसका वैल्यू रख दिया और जो कटाया तो फिर क्या आया एचसीएम आ गया 105, जो हमने पहले यहाँ पे एलसीएम लिख रखा। इसी तरह इसी क्वेश्चन को क्या करेगा एचसीएम को ऐड कर देगा उसको, और एचसीएम को हाइड कर देगा और एलसीएम को लेकर निकालने के लिए एलसीएम को हाइड करेगा। सेम प्रोसेस यही होगा, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देंगे हम, इसका मान निकल लेंगे। अब चलते हैं हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन पुश कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। आप देखिए अभाज्य गुणन कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणन खंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे क्या 140 है, सेम प्रोसीजर है, 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 से नहीं हो 3 से करेंगे, 3 से नहीं हो 4 से करेंगे, 4 से नहीं हो 5 से करेंगे, 5 से। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं वो संख्या किसी न किसी संख्या से डिवाइड होगा। डिवाइड होगा तो हम इसको एक स्टैंडर्ड इस तरह लिख देंगे। अब देखेंगे कि जिसका जितना पावर है, जैसे कि 2 है, 2 कितनी बार है 2 बार है, 2 के पावर 2 लिख देंगे। अगर 5 मान लेते हैं 2 बार 3 बार आता है तो हम 5 की पावर 3 लिख देते हैं। इसको एक स्टैंडर्ड वे में लिखते हैं, स्टैंडर्ड तरीका लिखने का एक अलग तरीका। इसी तरह आगे वाला क्वेश्चन भी सेम है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, उसी को हम डिवाइड करते जाएंगे और इस फॉर्मेट में लिख देंगे। फिर आगे में आने वाला क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है कुछ करके। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन 2-3 तरह का मिल ही जाता है। अब यहाँ पे इसको भी हम देख लीजिए, ऐसा करना है 13 से डिवाइड किया फिर 11 से किया, इस तरह करके यहाँ पे भी कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास, 5 नंबर है, इसको भी सेम एज ट्रीट किया गया। देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन हम करते हैं ताकि सब क्वेश्चन तो आसान कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित को एलसीएम एलसीएम ज्ञात किए तथा जांच किए जाए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होता है। सीधी सी बात है, जो हमने पहले बताया था पूरी में सेम क्वेश्चन उसी को करना है। हमने क्या किया इसका एचसीएम निकाल लिया, खंडन पहले किया, फिर इसका भी किया। अब कहता है एचसीएम निकालना है। एचसीएम कैसे निकलता है, दोनों में कॉमन लिखेंगे, कौन है दोनों में कॉमन, 13 ही तो है, दोनों में कॉमन। और ध्यान रखिएगा अगर दोनों में कॉमन कोई नहीं है तो इसका एचसीएफ एक हो जाता है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ एक होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों में कॉमन क्या है 13 हमारा आंसर, लेकिन एलसीएम की बात आई, एलसीएम में जो कॉमन है इसमें शामिल हो जाए, जो कॉमन नहीं है दोनों में कॉमन जो नहीं है उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 13 हमने लिख ले लिया, बाकी दोनों में ये नहीं है तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा क्या हो गया एचसीएम। अब क्वेश्चन क्या रहा है, जिसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है। तो फार्मूला हमने N1 N2 को बताया था वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे ताकि दोनों एचसीएफ और एलसीएम अगर बराबर आ जाता है तो हमारा चीज सिद्ध हो जाता है कि हाँ फार्मूला क्या था ट्रू है। क्योंकि समझ में आया होगा आप, तो आगे घूमते हैं क्वेश्चन के लिए। सेम क्वेश्चंस यहाँ पे भी वही किया है, यहाँ पे बता दें देखिए यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, इसको भी हम आप कर लीजिएगा। यहाँ पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा दिया गया है आपको, हम आइल्स इसी तरह ट्रीट करना है इसको भी। अब समझ में आया होगा, हम जरा टाइम कम करते हुए बचाते हुए थोड़ा हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन मिल गया है, जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं एचसीएफ गुणनखंडन विधि द्वारा पूर्णांकों को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। जो हमने बताया था पहले, जैसे कि यहाँ पे 2 को बताया था, यहाँ पे 3 को दिया। क्या करेंगे पहले हम इसको गुणनखंडन करेंगे, फिर बारी बारी से सब तीनों को गुणनखंडन कर लिए। अब हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या चीज है, तो तीनों में क्या कॉमन चीज है, तीनों में होने चाहिए। तीनों में क्या है, 3 ही तो है जो तीनों में यहाँ पे कॉमन है, इसको लिख दिया। ऐसे बढ़ रहा है एलसीएम, एलसीएम क्या बोलते हैं हम, जो कॉमन है उसको पहले लिख लीजिए, जो कॉमन नहीं है उसको
पूरा को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे 3 कॉमन है, लेकिन 7 इसमें इस कोई में नहीं है, 7 हम लिख दिया। 5 है कोई में नहीं, लेकिन 2 है तीनों में नहीं है, तो तीनों को हमने दोनों 2 को क्या लिख दिया, पूरा का मल्टीप्लाई कर दिया। आई थिंक ऐसा ही इस चीज़ को बनाया जाता है। यहाँ पे पता है कि 3 तो है, 4 भी आ जाएगा, तो आप ऐसे ही प्रोसेस अपनाइएगा जो यहाँ पे अपनाया गया है। ये देखिए, ये वो सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी वही क्वेश्चन है जो आपको करना है। यहाँ पे हमको पता है ना, जो कॉमन कुछ कोई चीज़ नहीं है, तीनों में कुछ कॉमन, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है, क्योंकि एक तो सब में वेनिस्ट होता है, इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन बताए थे आपको N1 N2 करके कुछ इस तरह से। तो क्या हुआ यहाँ पे एलसीएम इतना है 9, तो एलसीएम है यहाँ पे N1 N2 करके, फिर यहाँ पे ये, तो क्या करेंगे एचसीएफ यहाँ पे दिया क्या है, निकालना क्या है, ये देखना चाहिए। यहाँ पे जो दिया हुआ है एचसीएफ दिया हुआ है, हमको एलसीएम निकालना होगा, तो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, एचसीएफ इनटू एलसीएफ इक्वल टू N1 इनटू N2। अब N1 N2 क्या वैल्यू क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ले लेंगे। एचसीएफ क्या है हमारा, एचसीएफ 9 दिया हुआ है, 9 ले लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, घटाने के बाद जो भी वैल्यू आएगा हमारा वो क्या होगा, एलसीएम होगा। आई थिंक इस क्वेश्चन से आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पे क्या है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n के अंक पर समाप्त हो सकती है। सोचने वाली बात है, अगर 10 का मल्टीपल में होगा संख्या तो 0 पर समाप्त हो सकती है, लेकिन देखिए n का पावर 0 आवाज गुणनखंडन है, इसको हम छोड़ देते हैं 2 में 3 के टर्म में। अब बताइए किसी संख्या को यहाँ पर जब भी कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके आवाज गुणनखंडन इतना 2 और 5 फॉर्मेट में होता है, लेकिन यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। एक सूत्र समझ लीजिए, 2 गुने 5 है, जो अगर 0 पर समाप्त होने वाली संख्या होती है, जो इस रूल का, इस थ्योरी का जो 2 इंटू 5 इनके रूप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, तो सीधे स्पष्ट हो जाता है कि ये नहीं हो सकती 2 पर समाप्त। आई थिंक आपको समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कहता है व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना का अभाज्य संख्या क्या है। सबसे पहले देखिए दोनों में से कुछ मान लीजिए, इसको मैंने मान लिया। अब देखिए दोनों में से कॉमन कुछ चीज निकलने वाला है, कॉमन हमने निकाल लिया, 13 है इसमें, 13 हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब जो बचा इसको हमने सॉल्यूशन किया, अब इतना आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या क्या, अभाज्य संख्या क्यों, इस तरह यानी इसको हमको एक तरीका से समझिए कि सिद्ध करने का बोल रहा है, हमको समझना है क्वेश्चन किस भाषा में। अब यहाँ पे अभाज्य संख्या, क्योंकि इसे अभाज्य संख्या गुणनखंडन में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंडन है, इसी प्रकार b को भी हमने कुछ मान लिया और इतना कर दिया। अब कहता है दोनों से हम कंपेयर करेंगे, ये देखिए अतः ये भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें भी अभाज्य गुणनखंडन में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंडन है। अब यहाँ पे एक को छोड़ दिया है तो अब अभाज्य क्या, 13 में कोई संख्या से भाग लगता है, 78 है, लिख लीजिए। तो क्या है, ये भी एक अभाज्य गुणनखंडन है। यहाँ पे भी सेम हेयर है, इसको भी हम समझ लीजिए। आई थिंक आपको समझ में आई होगी चीजें। हम घूम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पर, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी के मैदान पर का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, हमको डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए, एलसीएम हमको निकालना होता है, ऐसा पॉइंट हमको ढूंढना है, ऐसा संख्या। जरा समझिए, एक हम आपको हट के बताते हैं, 12 या 18, सोचिए कौन ऐसा संख्या है 12 और 18 में जो सबसे छोटा हो और दोनों में डिवाइड हो जाए, कौन सा संख्या है। जैसे मान लीजिए हम 36 ले लेते हैं, 36 12 से डिवाइड हो सकता है, एकदम हो सकता है। 18 से वही तो छोटा है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 36 हो जाएगा। इससे कौन शॉर्टकट आंसर। चलिए फिर भी अब इसको हम कर लेते हैं, जो फार्मूला है उसी के माध्यम से। देखिए एक रवि को चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगती है, रवि को चक्कर लगाने में कितना 12 मिनट लगता है, तो दोनों का एक ही स्थान पर चलना हुआ, तो हमने इसका एलसीएम निकालना, 18 को लगा लिया। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लगाने वाला मेथड था, उसी मेथड से हम करेंगे। एचसीएफ पहले निकाल लिया, इसमें देखिए एचसीएफ क्या है, 3 दोनों में मौजूद है 3, लेकिन सबसे छोटा लेना है भाई, दिमाग में ही चलनी चाहिए। 3 सबसे छोटा, दोनों में 3 ले लिया, दोनों में 2 है तो 2 ही छोटा है, 2 ले लिया। एक लेना है, छोटा का मतलब यहाँ 2 का पावर 2 है, इसका करेंगे हम, 2 के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 3 के पावर 3 हो जाएगा। क्या करेंगे, हमको दोनों में चाहिए बट सबसे छोटा चाहिए,
इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है, 2 है, 2 ले लिए। चलिए अब यहाँ पे 3 दोनों में है, पर दोनों में छोटा कौन है भाई, इसमें है, इसमें से हम एक 3 ले लेंगे, तो दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 इंटू 6। अब हमको एलसीएम एचसीएफ निकल गया, तो n1 इंटू n1 गुने इंटू इक्वल टू L1 एचसीएफ गुने एलसीएम करेंगे और इस फॉर्मूला का पुट करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू निकल जाए। आई थिंक कि ये आप, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ रहा है कि कंटेंट अच्छा रहेगा, हमारे समस्याओं को फुलफिल हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, आज